बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVSPRT के अगर हम बाल मनोविज्ञान या फिर यूं कहें पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जो आपका एक सब्जेक्ट दिया हुआ है 60 मार्क्स का, उसी के टॉपिक वाइज यहाँ पर थ्योरी को हम कंप्लीट करवा रहे हैं। इसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। रोज़ क्लास ये आपके 3 बजे आती है अपराह्न में, तो इसे आप ज़रूर देखा करिए। कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, ज़रूर मेंशन करें। यहाँ पर अगर आज हम बात करें कौन से टॉपिक के बारे में हमें बात करनी है, तो वो है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अगर बात होती है कि हमारे वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पर, तो वहाँ पर ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट किस तरीके से अफेक्ट करता है, उसे किस तरीके से प्रभावित करता है, उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने आनुवांशिकता के अर्थ के बारे में बात की है कि आखिर आनुवांशिकता का मतलब या अर्थ क्या निकल करके आता है। तो ये कहते हैं वंशागत परंपरा, मतलब वंश के हिसाब से जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है ऐसे में, या फिर आपसे ये कहते हैं कि आनुवांशिक होने की अवस्था या जो भाव होता है उसी को हम आनुवांशिकता बोल देते हैं। मतलब कुल मिलाकर के माँ के गर्भ को लेकर के बात की गई है, जहाँ गर्भावस्था में बालक जो है वो पल रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उसका विकास या वृद्धि हो रहा होता है। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में कहते हैं माता पिता और उनके बच्चों में शारीरिक गुणों और संगठनों में जीन्स द्वारा होने वाले संचरण यानी कि ट्रांसमिशन का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है उसे ही हम आनुवांशिकी बोलते हैं। यहाँ पर जीन्स के द्वारा होने वाला संचरण यानी कि एक जीन का दूसरे जीन में इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, उनके द्वारा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसी की जहाँ पर हम स्टडी करते हैं जिस विज्ञान के तहत उसे आनुवांशिकी बोल देते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, इन्हीं जीन्स के द्वारा व्यक्ति अपने माता पिता से उनके गुणों और शारीरिक संगठन को जो है वो क्या करता है, प्राप्त करता है। इसे ही हम आनुवांशिकता नाम दे देते हैं। आगे कहते हैं वो जैविक प्रक्रिया जिसके तहत किसी माता पिता के आनुवांशिक गुण उनके संतानों में आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, उनके जो भी गुण होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा मैं गुस्सा करने को लेकर के बात करूं कि बात बात पर गुस्सा हो जाना, और कहीं माता पिता के या पिताजी का एक स्वभाव ऐसा था या माता जी का था और ऐसे में उनके बच्चे में ये चीज़ चली आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो इसका कारण है वो आनुवांशिकता ही है, हेरिडिटी वाली चीज़ें ही हैं। अच्छी बातें अगर हम बात करें विनम्र स्वभाव को लेकर के, माता पिता में था बच्चे में आया, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि ये जो भी चीज़ें हैं ये जैविक प्रक्रिया के द्वारा हुआ है और ये आनुवांशिक गुण ही है जो बच्चे में भी देखने को मिल रहा है। 6 पॉइंट में कहते हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत हम आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, इसे नोट करिएगा। 7 नंबर पॉइंट में है पिता का शुक्राणु, यानी कि जब हम स्पर्म की बात करते हैं माँ के अंडाणु यानी कि ओवम से मिलता है तो इसे गर्भधारण होता है, यानी कि कॉन्सेप्शन वाली अवस्था जो है वो माँ में देखने को मिलती है। आगे आपसे क्या कहते हैं, गर्भधारण के समय स्पर्म के 23 क्रोमोसोम्स अंडाणु के 23 क्रोमोसोम्स से मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 23 यहाँ पर, 23 यहाँ पर, और इस तरह से कुल आपको जो देखने को मिलता है वो कितना 46 या जो है गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े जो है ये हमें टोटल देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर अब समझ में आया होगा कि क्रोमोसोम्स यहाँ की बात करें 23 इनके हैं आपके जो है स्पर्म्स के, और 23 आपके जो है ओवम के, और ये मिल करके आपके 46 टोटल बना रहे होते हैं। क्रोमोसोम्स का आकार जो है आकार धागे के समान होता है, एक रेशे जैसा, और प्रत्येक क्रोमोसोम को गुणसूत्र बोलते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र में जीन्स पाए जाते हैं। उन्हीं गुणसूत्र में क्या मिलेगा, जीन्स मिलेगा, जिनमें आनुवांशिक गुण संचित होते हैं। तो अब आप एक सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्म्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र जिन्हें बोलते हैं, उनमें जीन्स, और जीन्स में क्या होते हैं, आनुवांशिक गुण जो है वो देखने को मिलते हैं। आगे अब बात आती है, यहाँ पर आपने आनुवांशिकता या आनुवांशिकी के बारे में काफ़ी कुछ जाना। अभी हम इन्वायरमेंट की अगर बात करते हैं कि आखिर इन्वायरमेंट क्या है, इसका आशय उन सभी चीज़ों से है जीन्स को छोड़ करके जो व्यक्ति को उत्तेजित और प्रभावित करते हैं। मतलब अगर मैं जीन्स को केवल वहाँ पर छोड़ देता हूँ तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में ही देखने को मिलती हैं। व्यक्ति का वातावरण से तात्पर्य उन सभी तरीके की उत्तेजनाओं से होता है जो कॉन्सेप्शन से मृत्यु तक उसे प्रभावित करती हैं। आप समझ रहे हैं, एनवायरमेंट में मतलब कॉन्सेप्शन स्टेज। अब ऐसा नहीं, आपने देखा गर्भधारण से लेकर के वहाँ पर तो मैं हमेशा अक्सर बोलता आया हूँ कि हेरिडिटी वाली चीज़ें होती हैं। अरे जीन्स हैं, जीन्स जो है वो हेरिडिटिकल चीज़ों से रिलेट करते हैं, लेकिन अगर मैं गर्भधारण कोई अगर माँ की हुई है तो उसके आसपास का जो बच्चा जहाँ पर पल रहा है उसके आसपास का भी तो कुछ एनवायरमेंट होगा। बात समझ में आ रही है। तो वो सारी चीज़ें, वो जो एनवायरनमेंट है वो भी कहीं ना, उनसे भी कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसका, बच्चे का ग्रोथ या
डेवलपमेंट जो भी आप बोले वो प्रभावित होता है। और ऐसे में ये गर्भधारण से लेकर के हमें मृत्यु तक जो चीज़ें जिनसे हम प्रभावित होते हैं वो एनवायरमेंट ही कहीं ना कहीं हमें इसका एक फैक्टर देखने को मिलता है। कोई भी उद्दीपक घटना व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण में तभी शामिल मानी जाती है जब वह व्यक्ति को प्रभावित करती है। देखिए, इन्होंने कहा जब तक प्रभावित नहीं करती तब तक उसे हम ऐसे में किसी भी उद्दीपक या घटना के रूप में नहीं मानते हैं। उद्दीपक वो होता है जो आपको उत्तेजित कर दे, आपको पुनर्बलित कर दे। मनोविज्ञान में वातावरण से मतलब मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है, ठीक है। यहाँ पर वो वाला एनवायरनमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो आप अलग से पढ़ते हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एसएसटी वगैरह सब्जेक्ट में, आप भूगोल में पढ़ते हो एनवायरनमेंट, ईवीएस में पढ़ते हो, आपसे कहते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार आनुवांशिक और वातावरण दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हमेशा इसके बारे में जानते आए होंगे कि अगर हम उसके बिहेवियर को लेकर के बात करें तो दोनों ही जिम्मेदार होती हैं। आनुवांशिकता द्वारा व्यवहार के रचना तंत्र का निर्धारण होता है कि आखिर व्यवहार जो है वो कैसा होगा, वही वातावरण के द्वारा उस रचना तंत्र की चार दीवारी के अंतर्गत व्यवहार को एक निश्चित दिशा में विकसित करता है। देखिएगा, दोनों ही वाइस वर्सा एक तरीके से कैसे रिलेशन दिखाया हुआ है आपको समझ में आ रहा होगा। वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं? कहते हैं वंशानुक्रम उन सभी कारकों को शामिल करता है जो व्यक्ति के जीवन से प्रारंभ करने के समय से ही जो है वो उपस्थित होते हैं। तो वंशानुक्रम में जहाँ से व्यक्ति का जीवन शुरू होता है वो सारी चीज़ें उसमें हमें कहीं ना कहीं शामिल देखने को मिलती है। जेम्स ड्राइवर क्या कहते हैं? वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है। बड़े ही आसान सी डेफिनेशन, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वंशानुक्रम को जो हेरिडिटी है उसको डिफाइन भी किया हुआ है। कुछ वातावरण के यहाँ पर प्रकार दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। आपका एक आंतरिक वातावरण होता है, एक बाह्य वातावरण होता है। अभी जो आपको मैं बता रहा था, ये कौन सा वातावरण है? जन्म से पूर्व माता के गर्भाशय के चारों ओर की जो परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है। कोश है, वंशसूत्र है, पित्रायक, इन सभी का लिखा हुआ है। जीन्स को हिंदी में पित्रायक बोलते हैं, ठीक है। कोश को सेल बोलते हैं, और जो गुणसूत्र या वंशसूत्र है उसे क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो जीन्स का मतलब भी आपको समझ में आ गया हो हिंदी, क्रोमोसोम्स, और सेल का मतलब हिंदी, ठीक है। जो वंशानुक्रम के अंग हैं, गर्भाशय में जिस एनवायरनमेंट में रहते या पनपते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि गर्भाशय में अगर हम सेल्स की बात करें, क्रोमोसोम्स की बात करें और जीन्स की बात करें, सीधा सा है। जीन्स जो होते हैं हमारे पित्रायक, आप देखोगे क्रोमोसोम्स उनमें फिर उनसे एक दूसरे से रिलेशन होता है। तो आप सेल, क्रोमोसोम, जीन को छोड़ दो, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपकी बच रही होती हैं ना, सब कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट के तहत आपको देखने को मिलेंगी। आपसे कहते हैं वास्तव में प्राणी जो बनता है वो वंशानुक्रम और कोशारस द्वारा निर्धारित होता है। मतलब ये जो कह रहे हैं मन महोदय, इन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है, ये जो कोश है ना, इससे जो आपका एक्सक्रीशन होता है रस का, उसी के द्वारा या हेरिडिटी के द्वारा जो प्राणी है उसका वो डिसीजन होता है कि आखिर वो किस प्रकार से बनेगा। तो ये इनका केवल कहना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे आपके मूढ़ बुद्धि भी ऐसे में पैदा होते हैं, बाद में वो वातावरण में, बाहरी वातावरण में आकर के, और उसके बाद अपने आप को करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान वाले उसमें वो आगे निकल जाते हैं ऐसे में, ठीक है। कोशारस क्या है? क्रोमोसोम्स और जीन्स को घेरे रखने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको कोशारस कहते हैं। देखिए यहाँ पर बता भी दिया है इन्होंने, ठीक है। यदि आंतरिक वातावरण विकार युक्त है तो बालक में भी शारीरिक विकृति आने की पूरी संभावना रहती हैं। जैसे उदाहरण में इन्होंने कहा कि माता के रक्त में अगर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का ना मिलना, अगर ये चीज़ कैल्शियम नहीं मिल रहा है उसके रक्त में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बालक का विकास है, जो वृद्धि है, वो प्रभावित होगा। तो ये आंतरिक वातावरण की चीज़ें थी जो अभी तक हम आपको बता रहे थे। फिर बात आती है जो आपका एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो बाह्य वातावरण है, तो वो सभी परिस्थितियाँ आती हैं जो सामूहिक या मिश्रित रूप से प्राणी को प्रभावित करती हैं। मतलब बच्चे के पैदा होने के बाद का जो एक एनवायरनमेंट होता है ना, अब वो अस्पताल में पैदा हुआ तो वहीं से उसका एनवायरनमेंट शुरू हो गया आसपास का, आप समझ रहे हैं। घर परिवार में आया, वहाँ से शुरू हो गया, घर परिवार में पैदा हुआ तो वहाँ से जो एनवायरनमेंट बाहर का देखने को मिला, आसपास के लोग, समुदाय, समाज, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर भौतिक वातावरण की इन्होंने बात की, जैसे सूर्य, चंद्रमा है, आपका जलवायु, नदी, पहाड़, फल, वृक्ष। कहते हैं कि इनसे व्यक्ति को ज्ञान उपयोगी प्रेरणा मिलती है, जिससे बालक साहस, सहनशीलता और परोपकार जैसे सद्गुणों को प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, आप कहते हैं ना कि आपको सूर्य को दिखा करके बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि देखिए वो चमकता रहता है, हर एक समय चमकता रहता है ना। किन्हीं परिस्थितियाँ कैसी भी आए, पत्थर को तोड़ करके, पत्थर को काट करके नदी बहती रहती है। तो ये सब क्या है? आपको साहस वाली चीज़ों को, सहनशीलता,
परोपकार, सद्गुण, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से हम किसी भी बच्चे को जो है वो सिखा रहे होते हैं। फिर सामाजिक वातावरण की बात की भौतिक के बाद, जिसमें मानवकृत वस्तुएं आ जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर सोशल ट्रेट्स जो होते हैं, जो सामाजिक गुण हैं, ठीक है, वो इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शामिल होते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो मानव पर स्पष्ट और प्रत्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट और प्रत्यक्ष जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ यहाँ पर गौर करिए जो है, ठीक है, स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसके 3 मुख्य उपभाग भी यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं, तो वो कौन कौन से हैं। एक यहाँ पर आर्थिक परिस्थिति के बारे में बोला, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो वो सीधा सीधा प्रभाव डालेगा आपके विकास पर। सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर के बात करें, मनः सामाजिक परिस्थिति को लेकर के बात करें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलती हैं। वंशानुक्रम की प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं कि पिता में X तथा Y दोनों क्रोमोसोम, जबकि माता में सिर्फ X होता है। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया है उसे समझिएगा। पिता का अगर मैं बात करूं, X है आपका, जब हम क्रोमोसोम को लेकर के बात करते हैं, माता का अगर X है तो ऐसे से लड़की पैदा होगी जिसका क्या हो जाएगा, XX हो जाएगा। अगर पिता का Y है और माता का X है तो क्या पैदा होगा, लड़का होगा जिसका आपका जो है जो कॉम्बिनेशन होता है वो XY का होता है। तो एक चीज़ आपने यहाँ पर देखी, अक्सर जब हम बात करते हैं हमारे समाज को लेकर के, तो ऐसे में जब हम एक जो पहले से ही चली आ रही है कुछ गलत अवधारणाएं, है ना, तो क्या होता है कि अक्सर माता को क्या कर देते हैं, दोषी ठहरा देते हैं कि आप लड़का नहीं दे पाएंगे, बेबी बॉय नहीं आया, लड़की आ गई, मर गए, सबके सब चले गए एकदम से। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। तो जब हम बात करते हैं इस चीज़ को लेकर के, तो बहुत अच्छे से आप बता सकते हो कि महाराज ऐसा है, इसके लिए माता जिम्मेदार कतई नहीं है, क्योंकि X जो है और X दोनों में ही माता का XX होता है। ये महाराज हैं, ये जो पिताजी हैं, यही जिम्मेदार हैं। अगर इनमें Y वाली चीज़ मिल रही है तभी X वाला मिल करके और लड़का जो है बनेगा, अदरवाइज तो लड़की ही बनेगी ना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पिता ही कुल तरीके से जिम्मेदार होते हैं। चलो फिर क्रोमोसोम्स में अगर मैं जीन्स की बात करूँ, देखिएगा यहाँ पर जीन में मुख्यतः 2 जैविक अणु होते हैं। अब आपने देखा जो स्पर्म होता है उसमें क्रोमोसोम होता है, जरा समझिएगा। ओवम की बात किए, अंडाणु की बात किए हम, ठीक है, शुक्राणु की बात किए, तो आपने देखा क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें। ओके, गुणसूत्र बोलते हो जिन्हें, इन गुणसूत्रों में जीन्स पाए जाते हैं जिन्हें पित्रैक बोलते हैं, ठीक है। और इन जीन्स में जो है 2 जैविक अणु होते हैं जिन्हें हम DNA और RNA कहते हैं। बात समझ में आई, एक सीक्वेंस आपको समझ में आया कि कौन सा कैसे है। तो ये DNA और RNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड यहाँ पर लिखा हुआ है। कहते हैं DNA और RNA के द्वारा संदेशों को ढोने का काम होता है, जो इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज करने का काम होता है, वो यही दोनों लोग क्या करते हैं, कर रहे होते हैं। बालक पर वंशानुक्रम के प्रभाव को लेकर के बात करें तो मूल शक्तियों का प्रभाव, यहाँ पर थॉर्नडाइक ने बोला कि मूल शक्तियाँ जो है, मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका जो है वंशानुक्रम होता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ये वंशानुक्रम, ये थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा कहा गया। कार्ल पियर्सन क्या कहते हैं, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, ये कहते हैं कि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चे की भी लंबाई कम या अधिक होगी। तो ये कहा किसने, पियर्सन ने। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, क्लिनबर्ग क्या कहते हैं। देखिए, अलग अलग आपके जो भी मनोवैज्ञानिक हैं कि इन्होंने किस संदर्भ में चर्चा की, स्टडी की, वो सब यहाँ पर हम लेकर के बात कर रहे हैं। तो क्लिनबर्ग का मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण जो है वो प्रजाति है। आप समझ रहे हैं, यही कारण है कि अमेरिका की श्वेत प्रजाति नीग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। ऐसा किसका कहना है, इनका कहना है। तो मैं अब आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि ये जो स्टेटमेंट दिए इन्होंने, जिस पर स्टडी की, वो सही ही है, ठीक है। आप श्रेष्ठता का कारण प्रजाति ही नहीं मान सकते। जरूरी नहीं कि निग्रो आदमी जो है उनसे हमेशा श्वेत प्रजाति जो है वो श्रेष्ठ ही होती हो, ठीक है। बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आपको मिलेंगे ऐसे में। चरित्र पर प्रभाव, डगडेल कहते हैं कि चरित्रहीन माता पिता की संतान जो है वो चरित्रहीन होती है। अब देखिए, जो इन्होंने बोला ये भी बिल्कुल से ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है। आप ये चीज़ ज़रा इन सब पर गौर करिएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम बात करते हैं, माता पिता किन्हीं भी गलत कामों में अगर संलिप्त हैं तो वो नहीं चाहते, अगर वो चाहते हैं ऐसा में कि भैया नहीं, ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं वो हमें ही करने दें, इन बच्चों पर हम किसी भी तरीके से इनको हम उन चीज़ों में उस पर आँच नहीं आने देंगे या वो करने नहीं देंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि चरित्रहीन ही हो, लेकिन आपको पढ़ना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डगडेल बोले हैं। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, कैटल कहते हैं कि व्यावसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। वह इस निष्कर्ष पर अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन किया और फिर निष्कर्ष पर
पहुँचे वृद्धि का प्रभाव। गोडार्ड महोदय कहते हैं कि मंद बुद्धि माता पिता के संतान जो है मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के संतान जो है वो तीव्र बुद्धि वाली होती है। किस हद तक आप अग्री करते हो, एक बार ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो गोडार्ड महोदय कहते हैं क्या आप इससे अग्री करते हैं कि ये चीज़ सही है। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। यहाँ पर उसने यह बात यहाँ पर कॉलिकॉक करके दिया हुआ है नामक एक सैनिक के वंशजों का अध्ययन करके जो है सिद्ध की। अलग अलग आपके स्टडी जो है वो किए गए। महानता पर प्रभाव, यहाँ पर गॉल्टन महोदय क्या कहते हैं कि व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है। व्यक्ति का कद, वर्ण, वजन, स्वास्थ्य, बुद्धि, मानसिक शक्ति, ये सभी उसके क्या होते हैं, वंशानुक्रम पर आधारित होते हैं। तो ये जितने लोग हैं ये सब क्या हैं, अभी वंशानुक्रम को कहीं ना कहीं महत्ता देने वाले हैं। आप समझ रहे हो, जितने भी लोग हैं सब किसको महत्ता दे रहे हैं, वंशानुक्रम को। आगे फिर बात आती है कि भैया ऐसा है, वातावरण भी तो है, तो कुछ लोग इनके भी बाय सपोर्टर। बोले नहीं यार, सारी चीज़ें वंशानुक्रम नहीं होती हैं, कुछ एनवायरमेंट भी है। और इसमें शारीरिक अंतर पर प्रभाव में जो है किसने बोला, फ्रेंच बोन्स ने कहा कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम नहीं होता, वातावरण होता है। इन्होंने कहा जो जापानी या यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं उनकी लंबाई भौतिक वातावरण के कारण बढ़ गई। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। अब बच्चा अगर छोटा है, मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ, आप उसको कोई थोड़ा सा हिंदी इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है ना, अपनी मातृभाषा के उसमें, आप उसको अंग्रेजी इन्वायरमेंट में पालिए। आप समझ रहे हैं, उसको अंग्रेजी पूरी तरीके से इंग्लिश इन्वायरमेंट दीजिए, देखिए फिर अंग्रेजी जैसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कहना था जब हम फ्रेंच बोन्स की बात करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर व्यक्तित्व का प्रभाव, कूले महोदय क्या कहते हैं, कहते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यूरोप के 71 जो है साहित्यकार थे उनका उदाहरण देकर के बताया, उन पर उन्होंने स्टडी की और उसके बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला। आगे है बालक का, अगर मैं बहुमुखी प्रभाव बात करूं तो ये कहते हैं कि वातावरण जो है वो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। और उसकी पुष्टि जो है वायवरॉन के जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। ये भी स्टडी किया गया कि बालक का जो बहुमुखी प्रभाव है वो किस तरीके से होगा, उन सभी पर वातावरण का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट में कहते हैं मानसिक विकास का प्रभाव, ये गॉर्डन महोदय के द्वारा बताया गया कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। इन्होंने कहा अगर ये इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, और ये सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण कहाँ मिलेगा, ये हमें पर्यावरण में ही मिलेगा, जब वो बालक पर्यावरण इन्वायरमेंट में होगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ऐसा ना होने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। इन्होंने सिद्ध किया कि नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके, ये कैसे बताया, इन्होंने नदी किनारे जो बच्चे रह रहे थे उनका इन्होंने स्टडी किया और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला। आगे है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, तो क्लार्क महोदय कहते हैं। अब देखिए यही सबसे सवाल आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे फैक्चुअल सवाल पूछा गया तो प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव के बारे में बात किसने की, बुद्धि के प्रभाव के बारे में बात किसने की, सभी मनोवैज्ञानिकों का नाम हमने इन हस्तलिखित नोट्स में शामिल किया हुआ है, ठीक है। KVS PRT की बात करें तो कंप्लीट हार्ड कॉपी नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। 80 81 74 37 34 नए सिलेबस के हिसाब से आप इस पर व्हाट्सएप करके सैम्पल PDF लेकर के प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कहते हैं प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, तो क्लार्क महोदय कहते हैं कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है। इन्होंने पुष्टि की अमेरिका के गोरे और नेग्रो लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेकर के इन्होंने ये बात बताई। बुद्धि का प्रभाव, इसमें कैंडोल महोदय का नाम आता है। उन्होंने कहा बुद्धि के विकास में वातावरण का प्रभाव ज़्यादा रहता है। बात समझ में आई। अभी आप हेरिडिटी के बारे में पूरा पढ़ रहे थे, अभी एनवायरनमेंट में जिन साइकोलॉजिस्ट ने जो भी चीज़ें बताई हैं वो आप पढ़ रहे हो। अनाथ बच्चों पर प्रभाव, समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ और परावलंबी बच्चे इसमें जो है वो शामिल होते हैं। तो अनाथ बच्चों पर अगर मैं प्रभाव को लेकर के बात करूँ तो एनवायरनमेंट वाली चीज़ें ही उस पर प्रभावी होती हैं। जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जुड़वा बच्चों के शारीरिक लक्षणों, मानसिक शक्तियों, शैक्षिक योग्यताओं में अत्यधिक समानता होती है। न्यूमैन का नाम है, फ्रीमैन का नाम है, हॉलजिंगर का नाम है, ने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग एनवायरनमेंट में रख करके उनका स्टडी किया। तो इन्होंने बोला उनकी योग्यताओं में, शैक्षिक योग्यताओं में और चीज़ों में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कुछ समानता जो है वो अत्यधिक समानता होती है, ठीक है। ऐसा किसने बताया,
इन महोदयों का जो है नाम इसमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, तो अब दोनों को हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं एक साथ में। तो कहते हैं कि सभी लोग अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मैकाइवर और पेज ने कहा, क्या कहते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण को आपृथक बताया, मतलब महाराज ये दोनों अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो भी एक रिजल्ट बालक के वृद्धि और विकास का देखने को मिलता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ही कारण हमें देखने को मिलता है। दोनों का परस्पर सहयोगी प्रभाव भी बोला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं सहयोगी प्रभाव को लेकर के बात करूं, कहते हैं सहयोगी प्रभाव होता है इससे निश्चित कोई और बात नहीं कि वंशानुक्रम व वातावरण परस्पर सहयोगी हैं और दोनों की सफलता हेतु अनिवार्य हैं, ठीक है। ये किसका कहना था? ये गैरेट महोदय का कहना था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कहते हैं वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध जोड़ की तरीके से ना होकर के गुणा की तरीके से अधिक होता है। देखिए ये चीज़ हम आपको बता दें एक दूसरे से, ये चीज़ आपका क्या है, ये आपका सीटेट में सवाल पूछा गया है अगर आप इसकी बात करते हो तो व्यक्ति में वंशानुक्रम प्लस वातावरण नहीं बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण का एक गुणा एक दूसरे से वाइस वर्सा जुड़े हुए ही आपको देखने को मिलेंगे। ये वुडवर्थ और मार्क्वेस महोदय के द्वारा जो है ये बात कही गई। यहाँ पर कहते हैं कि शिक्षक हेतु वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व, वुडवर्थ ने बताया। अगर हम वंशानुक्रम को लेकर के बात करते हैं और वातावरण के महत्व की जो बात की सोरेनसन है, यहाँ पर रूथ बेनेडिक्ट करके हैं, यहाँ पर यूनेस्को ने इसके बारे में चर्चा की या इसके बारे में जानकारी दी। तो ये पूरा का पूरा था आपका एनवायरनमेंट और हेरिडिटी की बात। यहाँ पर जब हम बात करते हैं पर्यावरण और आपके वंशानुक्रम को लेकर के, उम्मीद आशा है कि बहुत अच्छी तरीके से आपने चीज़ों को समझा होगा, जाना होगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अगले वीडियो में हम आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण प्रक्रियाएं क्या होती हैं उसको लेकर के मिलेंगे। पूरा केंद्रीय विद्यालय का आपका पीआरटी का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। डेली वीडियो को देखते रहें, शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।